आपने कैमरा कनेक्ट किया है दैट इज EOS R6 Mark II। EOS R6 Mark II और R8 का फीचर जो इंटरनल फीचर है वो मैं आपको कनेक्ट करके ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फर्क कहाँ पे है वो मैं आपको एक दो चीजें वो आपको वो कैमरा भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा। अभी हमारा कैमरा HDMI से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम मेनू में गए और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो फोटोग्राफी रिलेटेड काम आती है दैट इज इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो इमेज क्वालिटी में यहीं पे रुकता, आपको दिख रहा है ना यहाँ से स्क्रीन? ओके। इमेज क्वालिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दैट इज रॉ एंड जेपेग एंड एचईआईएफ जो हम बोल रहे थे HDR-PQ, उसके लिए अगर आपको आप हाईएस्ट फाइल रेजोल्यूशन दैट इज L 24 मेगापिक्सल 6000 टू 4000। ओके, जैसे जैसे आप देखिए फाइल छोटा करते जाएंगे, ये देखिए 24 मेगापिक्सल नॉर्मल क्वालिटी, ये था फाइन क्वालिटी और ये था आपका नॉर्मल क्वालिटी। सेम थिंग M, इट्स 11 मेगापिक्सल, आप रेजोल्यूशन कम कर रहे हो, 11 मेगापिक्सल में फाइन एंड नॉर्मल। S में 5.9 मेगापिक्सल फाइन एंड नॉर्मल एंड S2 इज 3.8 मेगापिक्सल। इतना भी आप लो रेजोल्यूशन में जा सकते हैं। ये कभी रिकॉर्ड होगा अगर आपको कोई इमेजेस मेल करने हैं, कोई रेफरेंस इमेजेस सेंड करने हैं, शेयर करने, तो आप ये रेजोल्यूशन यूज कर सकते हो। अदरवाइज हमारा L 24 मेगापिक्सल। उसी में अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो फर्स्ट थिंग रॉ एंड सी रॉ। अब तक आप लोग देख रहे थे कि सिर्फ एक रॉ फंक्शन आता था, अब एक नया फाइल फॉर्मेट डेवलप कर दिया है कैनन ने दैट इज कॉल्ड सी रॉ, कॉम्पैक्ट रॉ, कंप्रेस्ड रॉ। अभी हम रॉ में जा रहे हैं, सॉरी रॉ में जा रहे हैं। देखिए 24 मेगापिक्सल रॉ प्लस जेपेग, ठीक है, हमने जेपेग भी एनेबल किया है और रॉ भी, तो देखिए दो रेजोल्यूशन दिखा रहा है, रॉ का अलग, जेपेग का अलग। उसी तरह से अगर मैं जेपेग को बंद कर दूं तो ओनली रॉ 24 मेगापिक्सल 6000 4000। वही अगर मैं कॉम्पैक्ट रॉ में आता हूँ तो भी मेरे को रेजोल्यूशन सेम दिखा रहा है 6000 4000। अब बोलेंगे सर इसमें फर्क क्या है? रॉ भी है आपके पास, सॉरी रॉ भी है जेपेग और ये भी है सी रॉ भी है। फर्क ये है इन दोनों में कि ये जो है ये आपका फुल फ्लेज वाला रॉ है, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं, इसमें कोई कंप्रेशन नहीं। और ये जो रॉ है ये आपका विद कंप्रेशन है। मान लेते हैं अगर हमने यहाँ पे रख के एक फोटोग्राफ क्लिक किया जिसका MB साइज था 49, ओके, वही फोटोग्राफ सेम स्पॉट पे यहाँ पे रख के मैंने क्लिक किया, अब उसका MB साइज हो गया 32। तो इसमें क्या हो गया, इस फाइल में आपको कंप्रेशन मिल गया। रेजोल्यूशन सेम है, इमेज का रेजोल्यूशन सेम ही मिलेगा आपको, लेकिन जो कंप्रेशन यहाँ पे था वो हाई है, इसमें कंप्रेशन, इसमें लो है सॉरी, और इसमें हाई मिलेगा, इसमें कंप्रेशन ज्यादा है। तो कोई फोटोग्राफ है जिसमें आपको ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी, हल्का फुल्का उसका कलर ग्रेड, उसमें थोड़ा बहुत फाइन ट्यूनिंग वगैरह करके उसको सेव कर देना, तो उस वक्त आपको ये सी रॉ आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज अपना रॉ रेगुलर तो है ही उसके अंदर। ये दोनों कैमरा में R6 R8। उसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ आओगे दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पिक्सल रॉ। ड्यूअल पिक्सल रॉ ये फीचर स्टार्ट हुआ है आपका 5D Mark IV से। 5D Mark IV में भी ये फीचर था। जब भी आप ये ड्यूअल पिक्सल रॉ एनेबल करोगे और आपका जो कैमरा का इमेज क्वालिटी है वो भी रॉ पे होना जरूरी है, रॉ पे होना चाहिए। और ड्यूअल पिक्सल रॉ को अगर आप एनेबल कर दोगे तो जो भी आप फोटोग्राफ क्लिक करोगे उसका साइज रॉ से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी बड़ा है, आप और 4 गुना बढ़ा रहे हो, लेकिन 4 गुना बढ़ने के बाद आपको एडिशनल एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। वो क्या है? सबसे पहले आता है माइक्रो एडजस्टमेंट। अगर आपने कोई फोटोग्राफ क्लिक किया जिसमें फोकस कहीं शिफ्ट हो चुका है, आइस पे था वो चिन पे आ गया, तो आप माइक्रो एडजस्टमेंट करके उस फोकस को ड्रैग करके वापस आइस के ऊपर लेके जा सकते हो। वो कब होगा? अगर आपने इमेज को रॉ में रखा है और ड्यूअल पिक्सल रॉ है। और ये कहाँ होगा? कैनन के प्रोप्राइटरी आपके सॉफ्टवेयर में, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, DPP। आप जब भी कैमरा परचेस करते हो ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैनन प्रोवाइड करती है, चाहे आप बेसिक कैमरा खरीदो या हाई एंड कैमरा खरीदो, ये आपको फ्री मिलता है। इसका कोई चार्जेस, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन आपको पे नहीं करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये DPP सॉफ्टवेयर में आप उस इमेज को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद
आप माइक्रो एडजस्टमेंट कर सकते हो, घोस्टिंग रिडक्शन कर सकते हो। कभी-कभी आप जब भी फोटोग्राफ लेते हो ब्राइट सनी डे में, इमेज के ऊपर हमें फ्लेयर दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है लेंस का, रेड पर्पल कलर के छोटे-छोटे लाइनिंग्स या आर्च दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उस रिफ्लेक्शन को क्लियर कर सकते हो अगर आपने ड्यूअल पिक्सल रॉ में फोटो लिया है। अगर आप कोई बुके को शिफ्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं आपने कोई फोटोग्राफ ले लिया पोर्ट्रेट, जो 1.2 पे रख के आपने फोटो ले लिया। फोटो ले लिया 1.2 पे, आपने देखा सब कुछ बराबर है, लेकिन घर आने के बाद आपको पता चल रहा है या फिर वो स्पेस पे आपको पता चला कि ये इमेज के अंदर फोकस सब्जेक्ट के कान पे भी आ गया, हेयर पे तो है ही, बट ये थोड़ा-थोड़ा एजेस पे भी आ गया। अगर उस फोकस को आपको बैकवर्ड शिफ्ट करना है, जो बैकग्राउंड डिफोकस है उसको शिफ्ट करना है, तो भी आप इसके साथ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीपीपी सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके लिए आपका फाइल कौन-सा होना चाहिए? ड्यूअल पिक्सल एडजस्टमेंट, बूस्ट रिडक्शन और बुके शिफ्ट। अगर आपको ये 3 फीचर यूज़ करने हैं इमेज के ऊपर, तो आपका कैमरा का ड्यूअल पिक्सल रॉ एनेबल होना चाहिए और उसके साथ-साथ इमेज क्वालिटी भी रॉ होनी चाहिए। जेपीईजी आप चाहिए तो बंद भी कर सकते हो, नहीं चाहिए जेपीईजी सॉरी नहीं चाहिए जेपीईजी मैंने बंद कर दिया। लेकिन ये रॉ पे होना कंपल्सरी, ये रॉ पे होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो फीचर आप एनेबल नहीं कर पाओ। और उसके लिए कैनन का जो खुद का सॉफ्टवेयर है, डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, अगर आप लोग के पास कैनन कैमरा है ऑलरेडी, तो आप लोग घर जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका बेसिक एडिटिंग, रॉ टू जेपीईजी कन्वर्जन वगैरह आप उसमें कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसी के बाद क्रॉपिंग एंड एस्पेक्ट रेशियो, यस, आजकल जो यूज़र जो हैं, वो अगर अपने कैमरा का ज़ूम रेंज एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास R6 Mark II कैमरा है, मेरे पास एक लेंस है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए 100 टू 400, ओके। अगर मैं वो लेंस इस फुल फ्रेम पे लगाता हूँ, तो उसका जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होगा वो मुझे एक्चुअल ही मिलेगा, बिकॉज़ ये कैमरा फुल फ्रेम है, 35 mm फॉर्मेट है, लेंस भी 35 mm फॉर्मेट की है। तो जैसे ही मैं इसमें अटैच करूँगा वो मुझे देगा 100 mm विदाउट ज़ूम पे और ज़ूम करने के बाद 400 mm, बिकॉज़ उसमें एक्चुअल 35 mm फॉर्मेट का सीमोस सेंसर हमने यूटिलाइज़ किया है, बिकॉज़ इस कैमरा को फुल फ्रेम कहते हैं ना, फुल फ्रेम कहते हैं, इसके लिए इसको 35 mm बोलते हैं। अगर वही ज़ूम रेंज मुझे एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, जैसे कि अगर मेरे पास क्रॉप सेंसर कैमरा है, अगर इस पे मैं 100-400 लगाऊँगा, तो ये तो 1.6 क्रॉप है। तो ये 1.6 क्रॉप मुझे कब मिलेगा? जैसे ही मैंने कैमरा पे लेंस अटैच किया, तो मुझे 100 मिलेगा 160, बिकॉज़ 1.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 400 हो जाएगा 520। तो उसी तरह से क्रॉपिंग या फिर 1.6 क्रॉप आप फुल फ्रेम में भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फॉर इवेंट फोटोग्राफी, आपके पास लेंस 70-200 है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा 70-200 से और ज़्यादा आगे की तरफ है, जो रेंज में नहीं बैठ पा रहा है फुल फ्रेम में। आप इमीडिएटली क्या करोगे, लेंस ढूँढने या मँगाओगे तो नहीं, आपको वही लेंस पे शूट करना है। तो आप क्या करोगे, मेन्यू में जाके क्रॉपिंग में 1.6 को इनेबल कर दो। 1.6 को इनेबल करने के बाद जो 100-400 है, वो काम करेगा 160 टू 520 में। तो ये एडिशनल एडवांटेज पहले नहीं हुआ करता था फुल फ्रेम में। पहले के टाइम में जब डीएसएलआर कैमरा थे फुल फ्रेम, तो उस वक़्त यूज़र को एक्सटेंडर, ज़ूम को एक्सटेंड करने के लिए एक्सटेंडर बाय करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। लेकिन अब नहीं, अब तो कैमरा के अंदर ही 1.6 आ गया। सर ज़ूम बढ़ाइए, आप इमीडिएटली लॉन्ग डिस्टेंस और शूट कर सकते हो। उसी तरह से एस्पेक्ट रेशियो की जब हम लोग बात करें, 1.6 क्रॉप हो गया, फिर उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्शन 1:1, 1:1 कब यूज़ करते हैं हम लोग एस्पेक्ट रेशियो, उतना एस्पेक्ट हमें कब रिक्वायर्ड होता है? ज़्यादा करके तो हम 4:3 पे शूट करते हैं ना फोटोग्राफ्स, बट 1:1 कब रिक्वायर्ड होता है? एनी आइडिया? 1:1 हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम कोई क्लोज़अप फ़ोटोज़, मैक्रो, इंसेक्ट वगैरह के या फिर कोई बहुत ही छोटी चीज़ के फ़ोटोग्राफ लेते हैं जिसका एस्पेक्ट हमें बड़ा दिखाना है। लोग मच्छर का या मक्खी का फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, लेकिन वो उसका एस्पेक्ट कितना बड़ा दिखता है। एक्चुअली में मक्खी उतनी बड़ी होती है? नहीं होती। लेकिन उसका एस्पेक्ट हमें दिखाने के वक़्त, शो करने के वक़्त हम लोग क्या यूटिलाइज़ करते हैं?
1:1 का एस्पेक्ट रेशियो। तो वो सब्जेक्ट हमें लाइफ साइज मैग्निफिकेशन में दिखाई देता है, मतलब वो लाइफ साइज मतलब हमारी तरह वो बड़ा एक अच्छा सा सब्जेक्ट लाइफ साइज मैग्निफिकेशन में दिखाई देता है। इसके लिए लोग मैक्रो शूट जब भी ज्यादा करके करते हैं तो वो 1:1 पे यूटिलाइज करते हैं। फिर उसी के बाद एस्पेक्ट रेशियो में 4:3 जो हमारा रेगुलर होता है, और 16:9 अगर आपको कोई फोटोग्राफ लेना है जो लैंडस्केप व्यू, पैनोरामिक व्यू, लैंडस्केप सिनेमा के पर्दे की तरह इमेज दिखाई दे, तो आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो यूज करना। अदरवाइज तो हमारा फुल फ्रेम सीमोस सेंसर है तो हम पूरा सेंसर यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज हमने उतना पे किया है फुल फ्रेम के लिए। ठीक है। एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन विथ ऑटो एक्सपोजर बैलेंस। यस, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन जो चीज हम मैनुअल में शटर अपर्चर सेट करके एक्सपोजर को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से अगर हमें ऑटो एक्सपोजर में मेरा इमेज एक स्टॉप ओवर चाहिए तो मैं मैनुअली एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, 1 स्टॉप ओवर या फिर 1 स्टॉप अंडर। उसी तरह से 2 स्टॉप एंड 3 स्टॉप ऑल्सो। ये आपका डार्कर साइड, माइनस मतलब आपका डार्कर साइड एंड प्लस साइड मतलब ब्राइटर, सिंपल। तो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। उसी के बाद एक्सपोजर ब्रैकेटिंग। यस, देख रहे हैं आप, ये डायल जब मूव करोगे तो देखिए एक्सपोजर ब्रैकेटिंग सेट हो रहा है, मतलब HDR फोटो जो हमें ऑटो में मिल रहा था, अगर उसको मुझे मैनुअली क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर तो मैं एक्सपोजर ब्रैकेटिंग यूज कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, मुझे 3 मैनुअली फोटोग्राफ क्लिक करने, 1 2 3, देख रहे हैं, 1 2 3, ये तीनों फोटो को उठा के सॉफ्टवेयर के अंदर मैं ओपन करूंगा और इन तीनों को मर्ज करके एक HDR इफेक्ट वाला इमेज खुद मैनुअली क्रिएट करूंगा। लेकिन ये फीचर अभी बहुत ज्यादा कम यूज होता है, लेकिन यूज करने वाले करते हैं, बिकॉज अब ऑटो एक्सपोजर ही मतलब ऑटो HDR ही इतना प्रिसाइज हो गया, अब तो मूवमेंट वाले फोटो भी कैप्चर कर लेता है, तो मैनुअली क्यों इतना हम टाइम इन्वेस्ट करें, बट करना चाहे तो कर सकते हो। ISO स्पीड सेटिंग, ISO स्पीड हमने ऑटो पे रखा है। स्पीड रेंज 100 टू 1,02,400। ऑटो रेंज जो है वो हमने 100 से लेके 25,600 तक रखा है। अगर आप उसको बढ़ाना भी चाहते हो तो आप उसको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने 51,000 रख देते हैं। ओके, 51,000 अगर आपको बढ़ाना भी है तो बढ़ा भी सकते हो, कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स जब शूट करते हैं अपने लाइट्स के साथ, मतलब जो उनके पास एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, तो वो क्या करते हैं, इसको सेट करके रख देते हैं 400 पे। कुछ भी हो जाए 400 के ऊपर ISO नहीं जाना चाहिए, या 1600 ISO के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो डिपेंड यूजर क्या चाहते हैं। हमने तो पूरा ओपन करके दिया 1,02,400 तक, बट अगर आप मिनिमम कोई बेंचमार्क सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये हमने सेट कर, मिनिमम शटर स्पीड हमने ये ऑटो पे रखा है। स्लोअर और मैनुअली हम खुद डिसाइड करेंगे, शटर कितना स्लो करना है कितना फास्ट करना है, वी विल डिसाइड। मैनुअली हमें यहाँ से कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका अगर आप सेट करोगे तो आपका एक्सपोजर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, तो आपको बाकी सारी चीजें भी बहुत प्रिसाइजली सेट करनी पड़ेंगी। ओके, इन्फो में देख के आप, इट टेक्स इफेक्ट इन PEAV ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू अवॉइड अ शटर स्पीड स्लोअर देन स्पेसिफिक। ओके, अगर आप शटर स्पीड को भी फिक्स करना चाहते हो, 60 के नीचे नहीं जाने का, 100 के नीचे नहीं जाने का, तो आप वो मैनुअली सेट कर सकते हो। बट वो कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोटोग्राफी करनी होगी तो रखिएगा, अदरवाइज हमारा मैनुअल एक्सपोजर इज परफेक्ट। HDR शूटिंग, यस, जो मैं बात कर रहा था, HDR शूटिंग विथ HDR PQ, परसेप्शुअल क्वांटिनाइजर, अगर आप इसको एनेबल करके शूट करते हो, शूट शॉट्स आर कैप्चर एज HEIF और रॉ इमेजेस, सेटिंग हाईलाइट टोन प्रायोरिटी टू एनेबल इज रेकमेंडेड। ओके, तो इससे क्या होगा, शॉर्ट आर कैप्चर इन हाई HEIF, HDR PQ का जो फाइल बनेगा वो JPEG नहीं बनेगा, वो ना ही रॉ बनेगा, वो कौन सा बनेगा, HEIF, हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट, HEIF, हाई एफिशिएंट इमेज फॉर्मेट।
तो उसमें बनेगा। ओके, अगर आपके पास आजकल जो सारे सॉफ्टवेयर HEIF सपोर्ट आ गए, लेकिन कुछ प्रिंटर्स हैं जो HEIF फोटो को सपोर्ट नहीं करते, तो उस वक्त शायद आपको HEIF में शूट करके उसको JPEG में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो कर सकते हो। अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके। क्योंकि एक क्वेरी आया था कि HEIF प्रिंटर अगर किसी का पुराना है, पहले का है, अपडेटेड नहीं है, तो वो शायद वो HEIF ये सपोर्ट नहीं कर पाए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। यस, ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर, यस, स्पेशली फॉर, देख रहे हैं आप लाइट के चेंजेस हो रहे हैं जब भी आप, ये अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर बेसिकली जब भी आप हाई ब्राइटर एरिया में शूट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप शूट कर रहे हो किसी सनी डे में, एक धूप वाले दिन में किसी एक सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, शूट करने पे क्या होता है, जब उसके ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ती है ना, तो उसके डिटेल्स सारे फ्लैट दिखाई देते हैं। डिटेल्स मतलब उसके जो कर्वेचर, आईज, फेस वगैरह, वो एकदम सारे मर्ज टाइप हो जाते हैं। उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए देर इज अ ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर फीचर। उसमें आप करेक्शन कर सकते हो, लो अमाउंट ऑफ करेक्शन, थोड़ा हल्का लाइट करेक्शन हो जाएगा, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ करेक्शन, या फिर हाई अमाउंट ऑफ करेक्शन। देखिए हल्का सा आपको इधर थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा लो एंड स्टैंडर्ड में, देख रहे हैं, ज्यादा ओवर ब्राइट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा करेक्शन उसमें बढ़ गया है, हाई अमाउंट ऑफ करेक्शन में और ज्यादा। तो ये करेक्शन आप कर सकते हो जब आप आउटडोर सनी डे में शूट कर रहे हो, लाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, यस, हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, स्पेशली जब आप HDR PQ या फिर ये डी मोड यूज करते हो, जिसमें आप स्पेसिफिक, HDR तो आपको पता ही है जिसमें आप डायनामिक रेंज शूट कर रहे हो, लेकिन D प्लस मोड कब यूज होता है, जब आप एक्सटर्नल फ्लैश लगाते हो कैमरा के ऊपर, और इसको जाके आप D प्लस मोड पे या D+2 पे रख देते हो, तो एक स्पेसिफिक ISO सेट हो जाता है। मान लेते हैं आप एक शूट कर रहे हो सिनेरियो बेस, यहाँ पे सब्जेक्ट खड़ा है, लाइट विंडो से बहुत ज्यादा अमाउंट से आ रही है, और यहाँ अंदर की तरफ अंधेरा है, तो क्या होगा, ब्राइट, डार्क, तो आप क्या करोगे, लाइट यूज करोगे या फ्लैश यूज करो। आपने ट्रिगर लगाया, ट्रिगर लगाने के बाद जब भी आप शटर बटन प्रेस करोगे, तो उस वक्त एक बैलेंस एक्सपोजर क्रिएट करने के लिए जितना मिनिमम ISO, जितना मिनिमम से मिनिमम ISO यूटिलाइज होना चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम ISO यूटिलाइज का कमांड देने का जो जरिया है वो ये है। यस, हाँ, हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, तो बेसिकली जो ISO आपको रिक्वायर्ड है उस काइंड के फोटोग्राफी के लिए, तो आप एक D+ एनेबल करके यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है नहीं उस इमेज में जो ब्राइटनेस आपको चाहिए हाईलाइट शैडो वाले एरिया में, उसको आप एनहांस करके भी यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, टोनिंग जो आपके स्किन टोनिंग है या किसी भी सब्जेक्ट की कोई कलर टोनिंग है, उसको एनहांस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस, एनेबल और डिसेबल। एंटी फ्लिकर, यस, अगर आप शूट कर रहे हो कोई कंसर्ट वगैरह जहाँ पे स्पॉटलाइट्स बहुत ज्यादा फ्लिकर करती हैं, हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, बट कैमरा का सेंसर इतना पावरफुल है कि उसके अंदर जो फ्लिकरेशन हो रहा है ना, वो भी रीड करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है। तो उस वक्त एंटी फ्लिकर ऑन करने का एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्या होगा इसमें, जब भी लाइट आपने करेक्ट एक्सपोजर सेट किया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉटलाइट्स हैं, आपने एक्सपोजर सेट किया 160, 4.5 ISO 1200, लेकिन जैसे आपने शटर प्रेस किया तो इमेज काला आ गया। आप बोलोगे अरे मैंने तो एक्सपोजर करेक्ट सेट किया था, लेकिन ये इमेज ब्लैकआउट कैसे हो गया। वो ब्लैकआउट इस वक्त हुआ, इसलिए हुआ कि जब भी वो लाइट का फ्लिकरेशन हुआ तो वो ब्लैक होता है, फ्लिकर होने पे ब्लैक होता है, ब्राइट होता है, ब्लैक होता है, ब्राइट होता है। तो वो जब ब्लैक हुआ, उस वक्त कैमरा के शटर ने इमेज को क्लिक किया, तो आपका ये एक्सपोजर क्या हो गया, अंडर, मतलब वो ब्लैक इमेज आ करेक्ट होने के बावजूद भी। तो उसके लिए एंटी फ्लिकर को ऑन करके रखोगे आप, तो वो क्या करेगा, वो एक डिले देगा,
एक मिली सेकेंड का डिले। जैसे वो लाइट फ्लिकर हुई, ब्लैक हुई, शटर आप बटन आपने प्रेस कर दिया, वो क्लिक एक मिली सेकेंड के बाद होगा जब वो करेक्ट एक्सपोजर में आएगा। तो ये बेसिकली इवेंट फोटोग्राफी और ऐसा कोई कॉन्सर्ट वगैरह जब आप इंडोर में शूट करो जहाँ पे स्पॉटलाइट्स बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त। एक्सटर्नल स्पीड लाइट कंट्रोल, अगर आप एक्सटर्नली कोई फ्लैश वगैरह यूज कर रहे हो कैनन या फिर कोई भी कंपनी का, ओके, तो उसके लिए अगर आपको कोई सेटिंग करनी है दैट इज फ्लैश एनेबल हमने करके रखा है, फ्लैश फायरिंग। ईटीटीएल बैलेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए, ईटीटीएल मीटरिंग, इवैल्यूएटिव फेस प्रायोरिटी होनी चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू शूट अ पोर्ट्रेट और कैंडिड। कंटेन फ्लैश कंट्रोल ईटीटीएल विथ ईच शॉट, हर शॉट में वो ईटीटीएल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द लेंस, ईटीटीएल मींस इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द लेंस, उस अकॉर्डिंगली काम करे। स्लो सिंक्रो शटर स्पीड 160 मिनिमम होगा और 250 आपका मैक्सिमम। एंड फ्लैश फंक्शन सेटिंग अगर आपको इनबिल्ट कोई सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। मीटरिंग मोड वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जानकारी है आप लोगों को? नहीं, ओके। मीटरिंग मोड स्पेशली इवैल्यूएटिव मीटरिंग, आप देख रहे हो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर मीटरिंग को सेट नहीं करने की जरूरत है, दैट इज पार्शियल मीटरिंग, स्पॉट और सेंटर वेटेड एवरेज, ओके। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर आप जाते हो तो सर विल गिव यू द मोर इनपुट अबाउट दैट, बट आप देख के रखिए कि ये 3 प्रकार की मीटरिंग्स है, ये पार्शियल, स्पॉट एंड सेंटर वेटेड। अगर वही आप फर्स्ट वाला यूज करते हो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। ये बेसिकली कब यूटिलाइज होता है, सेंसर के कौन से पार्ट से लाइट एक्यूरेसी गेन करनी है या फिर सब्जेक्ट के बैकलाइट वगैरह कट करने के लिए आपका सब्जेक्ट के ऊपर एक स्पॉट मीटरिंग आपको क्रिएट करना है कि उसी एरिया से ही हमें एक्सपोजर गेन करना है, तो उसके लिए आपको ये सेट करना पड़ता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट बैलेंस, जो आप लोग ने देखा होगा ऑलरेडी, व्हाइट बैलेंस, डे लाइट, क्लाउडी, टंगस्टन एंड ऑल एवरीथिंग, ये आप कर सकते हो। कस्टम व्हाइट बैलेंस, यस कस्टमाइज कर सकते हो आप व्हाइट बैलेंस में जाकर, यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड कस्टम। आपने कोई भी एक फोटोग्राफ लिया है विद 18% ग्रे कार्ड का कवरेज के साथ, तो आप वो कस्टम करके यहाँ पे कस्टम व्हाइट बैलेंस में, अब इसमें इमेज नहीं है, कार्ड नहीं है, तो आप वो इमेज जो लास्ट वाला होगा उसी को कस्टमाइज कर देंगे, तो व्हाइट विल बिकम मोर ब्राइटर व्हाइट, तो वो कस्टमाइज कर सकते हो आप। ब्रैकेटिंग, व्हाइट बैलेंस की ब्रैकेटिंग। कलर स्पेस हम sRGB ज्यादा करके यूज करेंगे, Adobe RGB से, बिकॉज ये हमारा रेगुलर फाइल फॉर कलर स्पेसिंग फॉर्मेट है। पिक्चर स्टाइल, ऑटो, स्टैंडर्ड, पोर्ट्रेट। बेसिकली जब हम शूट करते हैं तो ऑटो से ज्यादा प्रेफरेबल होता है स्टैंडर्ड, ओके। अगर इसको भी अगर आपको इन डिटेल और कुछ एडिट करना है तो यू कैन गो, इन्फो बटन प्रेस करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, फाइननेस, थ्रेशोल्ड, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर टोन, ये आप खुद मैनुअली सेट कर सकते हो इन डिटेल, ओके। बाकी इसमें 3 यूजर डिफाइन भी दिए गए, यूजर डिफाइन 1 2 3, जिसमें यूजर अपने खुद के पिक्चर स्टाइल एडिट कर सकते हो या फिर कैनन के वेबसाइट पे जाके पिक्चर स्टाइल एडिटर एक ऑप्शन है वेबसाइट पे, उसमें से आप प्रीसेट्स, कलर प्रोफाइल बोलते हैं ना, प्रीसेट कलर प्रोफाइल, वो डाउनलोड करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोफाइल आपको चाहिए ज्यादा करके आउटडोर विथ स्मूथ स्किन इफेक्ट, तो वो डाउनलोड करके इसके अंदर डाल दो। अगर यही चीज आपको वीडियो में चाहिए तो वीडियो का कोई प्रीसेट डाउनलोड करके इसके अंदर डाल दो। तो ऐसे 3 कस्टमाइज प्रोफाइल आप खुद भी डाल सकते हो कुछ, ठीक है। कैनन भी बनाती है और थर्ड पार्टी भी बनाती है, बट कैनन के ही ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, थर्ड पार्टी पे ज्यादा रिलाई मत रहिएगा, ओके। क्लैरिटी का एडजस्टमेंट, यस, पहले क्लैरिटी क्लैरिटी के लिए लोग बहुत बोलते थे कि क्लैरिटी सर थोड़ा एक स्टॉप और होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब क्या, क्लैरिटी मतलब क्या, क्लैरिटी का पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, स्किन टोन भी होता है, स्किन टेक्सचर भी होता है, कलर भी होता है, ओवरऑल इमेज की शार्पनेस भी होती है। क्लैरिटी मतलब बहुत सारे पैरामीटर। इसका क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपकी जो ओवरऑल इमेज है उसमें कलर सैचुरेशन के साथ साथ, कलर सैचुरेशन तो डेफिनेटली करेगा, प्लस जो इमेज की कलर डेप्थ है उसको एनहांस करने के स्टॉप्स, यहाँ पे 0 है, वहीं आप 1 2 3 4 4 स्टॉप्स तक जा सकते हैं।
बट इसको पहले आप खुद प्रीसेट करके देखिएगा कितना स्टॉप रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं हो कि हर इमेज कुछ ज़्यादा ही ओवर शार्प टाइप दिखाई दे और वापस से आपको उसके ऊपर काम करना पड़े। तो एक आध स्टॉप कभी आपको बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ा सकते हो इमेज क्लैरिटी के। क्रिएटिव शूटिंग क्रिएटिव फिल्टर्स, ओके। इमेज लेने के बाद अगर आपको इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे नहीं करना है तो आप वो कर सकते हो इमेज लेने के बाद, ओके। सॉफ्ट फोकस करना है वो आप कर सकते हो। इमेज का फिश आई इफेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देख रहे हैं फिश आई, एक कर्वेचर फिश आई। उसी तरह से आर्ट बोल्ड इफेक्ट, काफी चीजें आपको बोल्ड तरीके से दिख रही, देखिए उसका टेक्सचर वगैरह देखे काफी बोल्ड दिख रहा है आपको, तो बोल्ड इफेक्ट। वाटर पेंटिंग इफेक्ट, इस तरह से आप वाटर पेंटिंग इमेज क्रिएट कर सकते हो। टॉय कैमरा इफेक्ट विथ एजेस वगैरह डार्क हो जाएंगे इसके अंदर, इट्स लाइक अ हिडन कैमरा और टॉय कैमरा। एंड मिनिएचर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं सिर्फ बॉक्स में जो चीजें हैं वही सिर्फ फोकस है, बाकी सब कुछ ब्लर हो चुकी है, ओके। ये बॉक्स का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन, ओके। इमेजेस आप, ठीक है। तो ये आपके क्रिएटिव फिल्टर तीनों अलग अलग, तीनों नहीं काफी है, ये मैंने ऑफ कर दिया। लेंस एब्रेशन करेक्शन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये फीचर शायद अभी तक कंपटीशन या किसी ब्रांड ने अभी तक सोचा भी नहीं कि यहाँ तक भी कैमरा कंपनी डेवलप कर सकती है। लेंस एब्रेशन करेक्शन, हर कैमरा पे एक लेंस लगता है, हर लेंस में कुछ ना कुछ इश्यूज खामियां होती है, कुछ ना कुछ इश्यूज खामियां होती है। वो लेंस कंपनी को ही पता है, यूजर को तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिन्होंने बनाया उसको पता है ना कि अगर इसका ये प्लस पॉइंट 10 है तो उसके 2 माइनस पॉइंट ये है, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो 100% परफेक्ट है वर्ल्ड में, चाहे वो इंसान हो या कोई भी थिंग्स हो। बट कलर एब्रेशन के लिए कंपनी ने क्या किया, अपने जो भी लेंसेज है, बेसिक हो हाई एंड हो या फिर एल सीरीज हो, वट एवर कोई भी कंपनी, उसके लिए कंपनी ने एब्रेशंस को रिकॉर्ड करने का जो एक इनपुट सब्जेक्ट है वो कैमराज में देना शुरू कर दिया। अब एब्रेशन होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। एब्रेशन ये होता है कि कोई भी लेंस के अंदर जो भी खामियां हैं, जो भी ये क्या बोलते हैं डिस्टॉर्शन है, कलर कलर एब्रेशन है, फिंजेंट है, जो भी एब्रेशन है उसको क्लीन करने के लिए कंपनी ने इनबिल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। पहले क्या होता था, डीएसएलआर के टाइम पे आपको इमेज क्लिक करनी पड़ती थी, इमेज को जाके कंप्यूटर में ओपन करने का कैनन के सॉफ्टवेयर में, डीपीपी डिजिटल फोटो प्रोफेशनल। उसके बाद उस लेंस का डेटा, जैसे कि 85 mm पे वो फोटोग्राफ क्लिक हुआ, तो ये लेंस का डेटा ऑनलाइन डाउनलोड करने का, ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उस इमेज के ऊपर रन करो तो वो इमेज के अंदर की जो भी लाइट्स के प्रॉब्लम, कलर के प्रॉब्लम जो भी थे, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्लियर हो जाते थे। ये था हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस जो पहले हुआ करता था। अब बाद में कंपनीज डेवलप होती गई तो उन्होंने क्या किया, पहले कैमरा के अंदर देना शुरू कर दिया डीएलओ सिस्टम। जैसे आप इमेज क्लिक करोगे, जितने भी प्रकार के एब्रेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली कैमरा में आके अप टू 85 टू 90% क्लीन हो जाते हैं। जो भी उसमें पर्पल एब्रेशन, फिंजेंट और डिस्टॉर्शन, डिफ्रैक्शन जितने भी थे वो सारे क्लीन हो जाते थे। लेकिन उसके बाद पता चला अभी कैमरा बॉडी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ रह गया। तो अब कंपनीज ने क्या किया, जितने भी आरएफ लेंसेज हैं उस लेंसेज के अंदर भी इनबिल्ट डीएलओ चिप प्रोसेसर डाल के दे दिए। तो मतलब जब भी लाइट इस लेंस के अंदर से पास होगी, जो लाइट के अंदर प्रॉब्लम आए हैं जो लाइट के अंदर प्रॉब्लम आए हैं वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो लेंस पर से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो बचा कुचा है 10-15%, 25% बोलिए, वो कैमरा बॉडी क्लीन कर देगा। तो एब्रेशंस बहुत प्रकार, टोटल 9 टाइप्स के एब्रेशन होते हैं। देयर आर टोटल 9 टाइप्स ऑफ एब्रेशंस।
उनको क्लीन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मदद बहुत सारे यूज़र को दूसरे कंपनी के यूज़र को लेनी पड़ती है। बट कैनन यूज़र को उसके ऊपर ज़्यादा क्या काम करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैनन ने वो टेक्नोलॉजी अपने लेंस के अंदर डाल के दी थी। जब लेंस में से ही वो चीज़ करेक्ट होके सेंसर पे जा रही है और जो बचा-कुचा है वो कैमरा भी कर रहा है, तो फिर प्रोसेस बाद में करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपका सारा काम तो कैमरा नहीं करती। आपका काम पोस्ट में हल्का हो गया ना सर। वही अगर आपको मैं बोलूँ कलर करेक्शन के बाद आप वो पर्पल को भी हटाइए, ग्रीन को, फ्रिंजेंट को भी हटाइए, तो आपका एक इमेज पे एडिटिंग टाइम कितना बढ़ जाएगा। और वही सारी चीज़ें अगर क्लियर होके आपके पास आ जाए रेडीमेड, सिर्फ आपको कलर ग्रेड करके उसको फाइनल करना है, फाइनल टच देना है, तो आपका टाइम बच गया। तो फोटो शूट होने के बाद भी जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो बच जाएगा। हाँ, लेंस सेपरेशन ये देखिए, पेरिफेरल इल्यूमिनेशन करेक्शन वो हमने ऑन करके रखा है। डिस्टॉर्शन करेक्शन लेंस कैमरा का चाहिए तो वो भी ऑन करके रख दो। डिजिटल लेंस ऑप्टिमाइजर वो चाहिए स्टैंडर्ड या हाई, करेक्शन वो भी आप एनेबल। अभी देखिए कैमरा पे लेंस कौन सा लगा है, उसका डेटा भी ऑटोमेटिकली कैमरा बॉडी ने रीड कर लिया। 50 mm 1.8 1.8 के अंदर जितने डिफ्रैक्शन और ये सारी चीजें हैं, एब्रेशंस है, वो सारे चीज क्लियर करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे आप इमेज क्लिक करोगे, ये अपने आप काम करके आगे प्रोसेस कर देंगे इमेज को। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन वो ऑन ऑफ कर सकते हैं जब आप स्लो शटर स्पीड या फिर नाइट ट्रेल वगैरह नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो। हाई स्पीड आईएसओ एनआर, एनआर मतलब नॉइज़ रिडक्शन। कभी-कभी क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें हाई आईएसओ करके हमें फोटो लेना ही है, चाहे वो 51,000 हो या 1,02,000। तो उस वक़्त आप ये नॉइज़ रिडक्शन एनआर हाई आईएसओ स्पीड एनआर को यूटिलाइज़ कर सकते हो, जिसमें स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ करेक्शन तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाई अमाउंट ऑफ करेक्शन करना है, तो आप कर सकते हो। तो ये हाई पे आप रख सकते हो, अदरवाइज़ स्टैंडर्ड तो उसको मिनिमम बेसिक तो करना ही है। डस्ट डिलीट डेटा दिस इज़ रिलेटेड टू कैमरा सेंसर। सेंसर पे अगर कोई आपको विज़िबल डस्ट दिखाई दे रही, कब दिखाई देगी डस्ट? जब खोल के देखोगे तभी। दूसरा, व्हाइट बैकग्राउंड का कोई फ़ोटो सब्जेक्ट का क्लिक करिए और कभी-कभी क्या होता है ज़ूम करने के बाद उस व्हाइट बैकग्राउंड पे हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई क्योंकि व्हाइट पे ही ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है? तो व्हाइट पे हमें ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, वो कभी-कभी डस्ट होता है। तो आपको मैनुअली डस्ट डिलीट डेटा अपडेट करना पड़ता है। ऑब्टेन डेटा फॉर रिमूविंग डस्ट यूजिंग अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर रेफर टू मैनुअल फॉर डिटेल्स। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, लेकिन ये आपको एक फ्यूचर स्टेज में इतनी जल्दी तो कैमरा के सेंसर पे डस्ट नहीं आता, बट आगे जाके कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो सॉल्यूशन आपके पास है। ऐसा नहीं कि कैमरा लेके आपको सेंटर में भागने की जरूरत है, आप खुद भी उसको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर बेस क्लीन कर सकते हो। सॉरी, इसको पहले डिसेबल कर देते हैं। मल्टीपल एक्सपोजर, यस, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर है मल्टीपल एक्सपोजर। प्री वेडिंग शूट वगैरह में या फैशन शूट में आप देखते हो कि एक ही एक्सपोजर के ऊपर दूसरा उसका शैडो एक्सपोजर, तीसरा एक्सपोजर, चौथा एक्सपोजर, या ऐसे एक्सपोजर को इनबिल्ट कंपाइल कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर मल्टीपल एक्सपोजर। एनेबल करने के बाद आपको नंबर ऑफ शॉट्स मिनिमम तो 2 लेने ही है, बिकॉज़ अगर आपने एक ये फ़ोटो लिया, तो उसके बाद एक फ्रेम का फ़ोटो लोगी, तभी तो वो मल्टीपल दिखाई देंगे आपको। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 9, 9 फोटोग्राफ्स आप कंबाइन कर सकते हो और मिनिमम 2। सेविंग इमेजेस सोर्स ऑल इमेजेस कंटिन्यूअल में ठीक है, 1 शॉट, ओके। एनेबल करने के बाद हाँ, ये आपको करना है कंटिन्यू शूटिंग पे। अगर आप फंक्शन कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, पहला एक फ़ोटो दिखाएगा, फिर वापस से कैमरा लाइव स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल नहीं, हमें तो वो पहला इमेज का शैडो तो दिखना चाहिए, जिसके ऊपर हम दूसरा इमेज को कंपोज़ करके वो इमेज को भी कैप्चर कर पाएँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन कंश कंटिन्यूअसली शूटिंग, तो ये आपको रखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली शूटिंग। फंक्शन कंट्रोल रखोगे तो भी इमेज होगा, लेकिन क्या होगा आपको पोस्ट में जाके उसको मर्ज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसको कैमरा के अंदर ही आपको मर्ज करके दे देगा। डिसेबल
रॉ बर्स्ट मोड जो मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस शूटिंग जो 30 फ्रेम्स पर सेकंड रॉ बर्स्ट कंटिन्यूस, वो आप एनेबल करके शूट कर सकते हो। फोकस ब्रैकेटिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यस, आप लोग ने वर्ड सुना है फोटोशॉप में एक आता है फोकस स्टैकिंग, फोकस स्टैकिंग, फोकस स्टैकिंग। नहीं, एडिटिंग पार्ट आपका स्टार्ट हुआ नहीं? हाँ क्या ना? ठीक ठीक है। तो एडिटिंग पार्ट में जब आप जाओगे ना, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा फोकस ब्रैकेटिंग या फोकस स्टैकिंग। ठीक है, ये फीचर कब यूटिलाइज होता है? ये फीचर जब आपको प्रोडक्ट शूट करना होता है तब यूटिलाइज करना पड़ता है, या फिर अगर आप कोई फूड फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो, प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, टेबल टॉप कर रहे हो, उस वक्त आप ये फीचर को एनेबल कर सकते हो। इसमें बेसिकली होगा कि आप जैसे डिसेबल है, इसको हम एनेबल करेंगे। नंबर ऑफ शॉट्स आप डिसाइड कर लीजिए 100। अगर आपका सब्जेक्ट बड़ा है तो आपको नंबर ऑफ शॉट 100 क्रिएट करने। अगर आपका मान लेते हैं ये कैमरा है जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस चाहिए, तो मैं 100 तो नहीं, 20 इसको सेट कर दिया। ओके, फोकस इंक्रीमेंट मैंने 4 लेवल पे लगा रखा है। अगर आपका सब्जेक्ट बड़ा है तो आप उसको और ज़्यादा वाइड भी कर सकते हो, जो फोकस का इंक्रीमेंट होगा वो वाइड होता चला जाएगा। अब ये मैं 4 पे रखूँगा। एक्सपोज़र स्मूथनिंग एनेबल, डेप्थ कंप्रेशन ओके, डिसेबल नहीं चाहिए, ये मैंने सेट कर दिया। अब पहले क्या होता था, फोकस स्टैकिंग मुझे टच कर करके या फोकस को शिफ्ट कर करके फोकस करना पड़ता था मैनुअली। पहले इधर एक फोकस, इधर एक फोटो, फोकस करके फोटो, फोकस करके फोटो, ऐसे मैं 10 फोटो लेता था। फिर चश्मे का ये साइड के 1 2 3 4 10 फोटो ले, ये 10 20 फोटो को उठा के फोटोशॉप में लेके जाने का और उसको फोकस ब्रैकेटिंग या फोकस स्टैकिंग जो भी ऑप्शन है उसके अंदर जाके वो सारे फोटोज को मर्ज कर देने का। मर्ज करने के बाद मुझे एक फोटो क्रिएट करके मिलता है, वो पूरा का पूरा स्पेक्स को शार्प करके आपको बना के दे देता है। उसी तरह से ये फीचर है। ये देख रहे हैं फोकस इंक्रीमेंट, सॉरी यहाँ से देखते हैं। अब ये फोकस नैरो पे, तो कहाँ जा रहा है फोकस, देख रहे हैं आप? दिख रहा है कहाँ जा रहा है फोकस? फोकस है भी क्या? नहीं, नहीं है ना, तो बोलिए ना, क्यों क्यों नहीं है? शेक आया है। अब ये फोटो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फोटोग्राफ हमने इसे मूव किया कैमरा, उसने 20 फोटोग्राफ लिया, मर्ज किया और एक फोटो बना के दिया हमें। अब ये हाथ शेक हुआ है तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेक दिखाई देगा, बट ये फोकस पूरा हो गया। वही अगर आपको फोकस का एरिया और ज्यादा एनलार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटो बढ़ाने के, और फोकस इंक्रीमेंट नैरो की जगह वाइड करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट मान लेते हैं ये टीवी है, या फिर टीवी का आधा हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फोकस चाहिए, तो आप क्या करोगे, फोकस इंक्रीमेंट छोटा छोटा लोगे तो कितने नंबर ऑफ फोटो लेगा, वही आप क्या करोगे, फोकस इंक्रीमेंट बढ़ाओगे, जो इतना इतना फोकस करते करते वो लगभग आपके 30 फोटो में भी बैठ जाएगा, 25 में भी बैठ जाएगा। तो ये आपका यूनिक फीचर जो मिलता है आपको, फोकस ब्रैकेटिंग एनेबल करने के बाद नंबर ऑफ शॉट आप डिसाइड कर दो। फोकस इंक्रीमेंट लेवल जो अभी हमने 4 पे रखा था वो आप और ज्यादा वाइड भी कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोजर स्मूथनिंग हमने एनेबल रखा है, डेप्थ कॉम्पोजिशन डिसेबल है, नहीं चाहिए, ठीक है, ओके।
तो ये फीचर जो पहले लोग फोटोशॉप या फिर कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू से कर रहे थे, वो अभी कैमरा के अंदर इनबिल्ट आ गए। वही मैं आपको बोलूँ सर एक-एक फ़ोटो निकालो, उसको ट्रांसफ़र करो, उसके बाद उसको मर्ज करो, उसमें टाइम आपका बहुत चला जाएगा। कभी किसी कंपनी के पास एक ही दिन में 50 फ़ोटो आपको निकालने पड़ जाए, तो रात भर उधर ही बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वही आपके कैमरा में अगर इनबिल्ट ऑप्शन है, फटाफट आपने निकाला फ़ोकस ब्रैकेटिंग पे, वो फ़ोटो मर्ज होके आपको एक फाइनल आउटपुट देके लेकिन उसके लिए आपके भी पास तैयारी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब कोई भी लो लाइट में आप शूट कर पाओगे। जैसे आप प्रोडक्ट शूट करते हो, उसी तरह की लाइटिंग भी उसको लगेगी। जैसे मैं हाथ से शूट कर रहा था तो थोड़ा शेक हो रहा था, उसी तरह से आपको एकदम रॉक स्टेडी आपका कैमरा होना चाहिए। वो कहाँ पे होएगा? हाथ में ट्राइपॉड पे, ठीक है? तो ट्राइपॉड होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। फोकस ब्रैकेटिंग डिसेबल। आगे बढ़ते हैं। ड्राइव मोड कंटिन्यूअस क्लिकिंग 40 फ्रेम्स पर सेकेंड, 23 फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 फ्रेम पर सेकेंड, ये सबसे हाईएस्ट है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे रखते हो तो। 10 सेकेंड टाइमर, 2 सेकेंड एंड कस्टमाइज, ये तो सिंपल है। इंटरवल टाइमर, यस वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम पहले टाइम लैप्स क्रिएट करते थे उसी तरह से आप इंटरवल टाइमर से मैनुअली टाइम लैप्स क्रिएट कर सकते हो, नंबर ऑफ शॉट्स डिसाइड करके। ब्लूमिंग फ्लावर, कली से फूल बन रहा है तो उसको शायद 1 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटा, 5 घंटे में तो बन ही जाएगा, नहीं ना? शायद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो वो शूट करने के लिए लोग क्या करते थे, इंटरवल टाइमर पे टाइमर सेट करके नंबर ऑफ शॉट्स, और कैमरा 2-2 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता, क्योंकि वो कली से फूल बनने के लिए उसको थोड़ा तो दिन 1-2 दिन तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कैमरा कंपनी का वो अडैप्टर वगैरह यूज़ करके उसको कंटिन्यू चलाते थे, या फिर स्काईज़, रात से दिन हो गई, दिन से रात हो गया। अभी तो टाइम लैप्स आ गया तो सिंपल हो गया, उतना ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। लेकिन इंटरवल टाइमर में हमें वो पूरा-पूरा दिन कैमरा को ऑन करके रखना पड़ता था। साइलेंट शटर, साइलेंट शटर आप इनेबल कर सकते हो। कॉर्पोरेट में शूट करने के टाइम पे वो शटर का आवाज़ आता है ना, खड़क खड़क, तो सब देखते हैं, अरे किसका फ़ोटो निकला? तो वो उसको साइलेंट करने के लिए हम लोग साइलेंट शटर को इनेबल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शटर का आवाज़ आएगा ही नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक शटर, मैकेनिक, हाँ, ये देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था, मैकेनिकल शटर मतलब जो ब्लैक कर्टन जब काम करेगा, तो वो मैकेनिकल शटर होता है। इसमें आपको 12 फ्रेम्स पर सेकंड मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टन, इसमें क्या होगा, हाफ मैकेनिकल और हाफ इलेक्ट्रॉनिक काम करेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिकली फुल्ली अप टू 40 फ्रेम्स पर सेकंड। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर चाहिए, सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, साइलेंट शटर चाहिए तो आपका शटर इलेक्ट्रॉनिक होना ज़रूरी है उसका। यस, वाइल्ड लाइफ में भी काम में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रेम ही चाहिए होता है और कैमरा भी साइलेंट चाहिए, नहीं तो अगर कैमरा की आवाज़ से बर्ड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एनिमल डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। शटर रिलीज़ विदाउट कार्ड, ओके, ऑन द कैमरा, ठीक है? अगर कार्ड नहीं भी होगा तो भी कैमरा का शटर पड़ सकता है। जैसे जो मैं आपको बोल रहा था, इमेज स्टेबलाइजेशन, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, आईएस मोड को आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है? और डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया है जिसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन इन बॉडी स्टेबलाइजेशन हमें एडवाइजेबल यही होता है कि हमेशा ऑन ही रखिए। कभी-कभी लेंस में स्टेबलाइजेशन है, नहीं है, उसने काम बराबर किया, नहीं किया, तो कैमरा का इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जो सेंसर मूव होता है, उसको वो प्रॉपर्ली स्टेबलाइज कर लेगा। कस्टम क्विक कंट्रोल्स, जो कस्टम क्विक कंट्रोल बटन को आपने जो कस्टमाइज़ किया है, उसको रीसेट करना है, तो उसके लिए सेपरेटली ऑप्शन है। टच शटर डिसेबल है, वो अगर हम इनेबल करते हैं, तो क्या होता है, ये स्क्रीन बंद है, तो मैं टच जैसे ही यहाँ पे करूँगा, तो फ़ोटोग्राफ क्लिक हो जाएगा। अभी एचडीएमआई आउट लगा है ना, तो ये इनेबल नहीं, और वो टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है? ओके। इमेज रिव्यू, 2 सेकंड तो चाहिए एक फ़ोटो निकाल के देखने के लिए, 2 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं है। हाई स्पीड डिस्प्ले
हाँ, ड्राइव मोड और शटर मोड हमें चेंज करना पड़ेगा। मीटरिंग टाइमर 8 सेकंड, वो मिनिमम 8 सेकंड ही रहने दीजिए। डिस्प्ले सिमुलेशन, यस, डिस्प्ले सिमुलेशन। मिररलेस कैमरा में ना, सॉरी 2 मिनट मुझे रखना पड़ेगा। मिररलेस कैमरा में जब भी आप ये लाइट का ट्रिगर लगाओगे, तो जब भी आप फैशन फोटोग्राफी ट्रिगर छोड़ देते हैं, फैशन फोटोग्राफी आप कर रहे हो, आपको एपर्चर कितना रखना पड़ता है? 10 बराबर, 12, 16, ठीक है, 8, 10, 12। तो ये कैमरास तो लाइव व्यू दिखा रहे हैं ना। जैसे ही मैं अगर इसका आईएसओ, ये मैं मैनुअल पे डाल देता हूँ सबसे पहले। यस, मैनुअल पे चला गया, ठीक है। एफ वैल्यू मैंने बढ़ा दिया 11 और एक्सपोजर मुझे चाहिए 125, 11 और 800, ठीक है, 800 भी नहीं, 100। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैकआउट नहीं दिख रहा है ना कुछ, क्योंकि मैंने ट्रिगर भी लगा दिया, मॉडल सामने खड़े और F11 कर दिया। अब बोलोगे अरे यार सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं देखूँ क्या, कंपोजिशन क्या करूँ? हो पाएगा कंपोज इमेज? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ। एफ वैल्यू तो मुझे बढ़ाना ही है, क्योंकि मुझे शार्पनेस, ओवरऑल इमेज शार्प चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास कैनन ने एक ऑप्शन दिया है दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले सिमुलेशन में जाके डिस्प्ले सिमुलेशन जो है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेबल कर देना है। डिस्प्ले सिमुलेशन मतलब क्या है? जो स्क्रीन के ऊपर जो एक्सपोजर सेट हो रहा है, शटर, एपर्चर, आईएसओ, वो आपको लाइव दिखाता है। इमेज ब्राइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, वो आपको लाइव दिखा है। अब हमने क्या किया, वो लाइव एक्सपोजर को ही बंद कर दिया। अब मैं बाहर जाता हूँ, अब मैंने F11 रखा है, दिख रहा है? अब मैं इसको और बढ़ाऊं 22, तो भी दिख रहा है, तो भी दिख रहा है। अब वही एक्सपोजर सिमुलेशन को मैं एक्सपोजर पे डाल दूं, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैं स्टूडियो फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी करता हूँ, उस वक्त मेरे को स्क्रीन पे ब्लैकआउट दिख रहा है। अगर एक्सपोजर सिमुलेशन ऑन है, तो सिर्फ मुझे एक्सपोजर सिमुलेशन को डिसेबल करना है। अब डिसेबल करते ही आ गया लाइट वापस, पहले लग रहा था लाइट गया था, अभी ब्राइट है, ठीक है। तो ये सिस्टम अभी तक सिर्फ कैनन ने ही दी है। बाकी सब कैमरा में अगर आप देखोगे ना, तो आपको ब्लैकआउट दिखेगा ही, वो कुछ नहीं कर सकते। ब्लैकआउट दिखेगा आपको, सिर्फ अंदाजे से फोटो लेना पड़ता है। लेकिन कैनन ने आपको एक्सपोजर सिमुलेशन, इतना स्टडी और R&D करने के बाद उन्होंने पता है कि ये फ्लैश फोटोग्राफी में प्रॉब्लम आएगा, तो उसका सॉल्यूशन हमें देना चाहिए। तो उन्होंने ये एक्सपोजर सिमुलेशन, अब मैं अगर एक्सपोजर पे रखता हूँ, अब मुझे ब्लैकआउट, ठीक है। वही अगर मैं एफ वैल्यू स्टैंडर्ड करता हूँ 2.0, तो मुझे बराबर दिख रहा है। वही मैंने एफ वैल्यू बढ़ा दिया F16, दिख रहा है? दिख रहा है लेकिन ब्लैकआउट, okay। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। OVF सिमुलेशन व्यू असिस्ट, ओके, ठीक है। शूटिंग इन्फो डिस्प्ले, हाँ, ओके। स्क्रीन इन्फो डिस्प्ले, हमें स्क्रीन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमें सभी चाहिए, शटर भी चाहिए, अपर्चर भी चाहिए, आईएसओ भी चाहिए, सब दिखना चाहिए ना, तभी आपको पता चलेगा, ओके। व्यू फाइंडर इन्फो, व्यू फाइंडर में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे दिखना चाहिए वो देख सकते हैं आप नीचे की तरफ। व्यू फाइंडर वर्टिकल डिस्प्ले, ओके, ऑन कर दिया हमने। ग्रिड डिस्प्ले अगर चाहिए तो, ग्रिड लाइंस इंटरसेक्शन के लिए, इमेज कंपोज करने के लिए 3x3, 4:3, सॉरी 6:4 एंड 3:3, ओके। हिस्टोग्राम डिस्प्ले ब्राइटनेस दिखाएगा, ओके, हमें ब्राइटनेस ही देखना, आरजीबी हम बाद में देख लेंगे। लेंस इन्फो डिस्प्ले, लेंस इन्फो आपको दिखाएगा कि एमएफ मोड पे है या कौन से ये कंट्रोल वाले मोड पे है, वो आपको बता देगा। तो ये इनबिल्ट व्यू फाइंडर के अंदर की जो सेटिंग है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ओके। सॉरी, ये अभी तक तो था वो ओवीएफ था, आपका ये डिस्प्ले सिमुलेशन। अभी व्यू फाइंडर डिस्प्ले में ये रहा, सेकंड पे करते देख रहे, इमेज फ्रेम में चाहिए या फुल में चाहिए, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो, ओके। डिस्प्ले परफॉर्मेंस हम पावर सेविंग पे ही रखेंगे। जब जरूरत नहीं है तो क्या होगा,
स्क्रीन का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। आप कैमरा चलते चलाते किसी से बात कर रहे हैं, अगर वही वो ब्राइटर पे रहेगा तो क्या होगा, उतना बैटरी ड्रेन हो रहा है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो उससे 2 मिनट 5 मिनट भी बात कर सकते हो। तो कैमरा बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड के बाद वो स्क्रीन का ब्राइटनेस कम कर देगा। फिर आपको अगर देखो अरे ब्राइट कम लग रहा है, सिर्फ ये शटर बटन दबाना टक एक बार, तो वो कैमरा वापस ब्राइट मोड पे आ जाएगा। ठीक है। मूवी रिकॉर्डिंग साइज, ओके, मूवी रिकॉर्डिंग साइज हम मूवी मोड में जाके देखेंगे। मूवी मोड पे मैंने कैमरा डाल दिया। अब मैंने मेनू में गया, सबसे पहले इसको हाई फ्रेम रेट को डिसेबल कर दिया। हाँ, मूवी रिकॉर्डिंग साइज तो देखिए यहाँ पे अलग अलग फ्रेम रेट्स दिए। मिनिमम इज फुल एच डी 25p IPB एरो। अब दो क्यों दिए, 25 ये भी है 25 ये भी है, 50 50 4K 25 25 4K 50, दो क्यों है, सिर्फ एरो ही तो है, एक में ऐसा फ्रेम एरो है और एक में नहीं, दो है ना, क्यों, उसका भी एक रीजन है। जैसे कि अगर आप फुल एच डी शूट कर रहे हो, आपको फुल एच डी का जो बिट रेट है वो लाइट वर्जन में चाहिए या स्टैंडर्ड वर्जन में चाहिए। देख रहे हैं आप फर्क, अभी मैंने 32 GB का कार्ड डाला है, फुल एच डी 25 फ्रेम IPB में ये कैमरा 5 घंटा 18 मिनट चलेगा 32 GB कार्ड में। ओके, वही अगर मैं इसको लाइट से हटा के स्टैंडर्ड पे करता हूँ तो कितना टाइम हो गया, 2 आवर 7 मिनट 23 सेकेंड, आधे का फर्क लगभग लगभग। ओके, तो यही आपका जो टाइम का ड्यूरेशन का फर्क क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो बिट रेट है वो MBPS बोलते हैं ना हम, 1000 MBPS 480 MBPS, वो इसका कम है। वो इसका अगर यही फ्रेम रेट में अगर आपको हाई हाई क्वालिटी या फिर हाई बिट रेट वाला फुटेज चाहिए तो आप स्टैंडर्ड पे, क्योंकि इसका भी अगर हम मान लेते हैं फुल एचडी का जो बिट रेट है 25p का वो लगभग है 280 MBPS, वही अगर फुल एचडी स्टैंडर्ड का लेते हैं तो वो 480 हो जाता है। ओके, वही अगर आप 4K में जाओगे तो 4K में IPB लाइट का जो होगा लगभग 800 MBPS, और वही अगर आप 4K IPB स्टैंडर्ड में जाओगे तो वो हो जाएगा 1400 MBPS। ठीक है, तो वो फर्क, यस, ओके, तो ये फर्क आपका फ्रेम रेट में पड़ेगा, 25 फ्रेम पर सेकेंड लाइट एंड 25 फ्रेम पर सेकेंड स्टैंडर्ड। वही उसी तरह से 50 फ्रेम लाइट 50 फ्रेम स्टैंडर्ड फुल एचडी, 4K 25 लाइट 4K 25 स्टैंडर्ड एंड 4K 50 लाइट और स्टैंडर्ड। देख रहे हैं टाइम का, अब 4K 50 IPB में 32 GB में सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट, 16 ओनली 16 मिनट, क्योंकि उतना फाइल साइज बड़ा है, बिटरेट ज्यादा है तो उतना स्पेस लगेगा। ओके, उसी तरह से नीचे जो हम इतने टाइम से बात कर रहे थे, सॉरी नीचे, हाई फ्रेम रेट, हाई फ्रेम रेट मतलब स्लो मोशन, इसको जो डिसेबल है उसको हम एनेबल करेंगे तो ये 1920 इंटू 1080 100 fps पे शूट करता है। उसमें स्टैंडर्ड में 32 GB में आप कितना कर सकते हो, 31 मिनट 50 सेकेंड। ओके, एनेबल पे अब इसमें भी आप साइजेस डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप फुल एच डी पे लाइट भी यूज कर सकते हो 100, फुल एच डी IPV 100, लेकिन आपको 100 से थोड़ा और स्लो में चाहिए वही फुटेज तो आप इसको ले जाओ 150, तो ये आपका लगभग लगभग सुपर स्लो मोशन टाइप 150 हो जाए, ये 180 भी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इधर तो दिख रहा नहीं है 180, आप बोल रहे हो सिर्फ, अगर आप सिर्फ वीडियो सिस्टम चेंज कर दोगे ना, अभी अपना जो इंडिया का जो वीडियो सिस्टम चलता है दैट इज PAL पैल, ओके, वही अगर आप NTSC कर दोगे, हर्ट्स का जो 50 हर्ट था वो 60 हर्ट पे लेके जाओगे तो ये 100 हो जाएगा 120 और 150 हो जाएगा 180, उसका
हर्ट्ज चेंज हो जाएगा, तो वो आपको फ्रेम रेट भी बढ़ा कर देगा। और जो 50 फ्रेम्स था वो आपका 60p पे चले जाएगा, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो इसी तरह से आप वीडियो रिकॉर्डिंग में रेगुलर और हाँ, रेगुलर और हाई फ्रेम रेट वो दोनों आप सेट कर सकते हैं। मूवी क्रॉपिंग, इन केस अगर आपको मूवी क्रॉप करके रिकॉर्ड करना है तो मूवी क्रॉपिंग एनेबल भी है, डिसेबल, दोनों आपका, डिसेबल मतलब नहीं होगा, एनेबल होगा तो होएगा। तो इन केस देखिए, आजा, हाँ, ओके ओके। अभी ये मूवी क्रॉपिंग में मैंने इतना फ्रेम दिख रहा है, वही मैं मूवी क्रॉपिंग बंद कर दूंगा, बढ़ गया, डिसेबल, ये मूवी क्रॉप, ओके। तो मूवी क्रॉपिंग आप इन केस लगता है तो आप क्रॉप कर सकते हो। साउंड रिकॉर्डिंग ऑडियो ही रखेंगे, ऑटो, सॉरी, और क्या एनेबल रह गया है, ठीक है। एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन इसमें ऑटो होगा, बाकी सारे सेटिंग्स सेम है। हाँ, AV1/8 स्टॉप इंक्रीमेंट डिसेबल, इसको करते हैं हम एनेबल, पहले डिसेबल देखते हैं। AV मतलब अपर्चर ब्रैकेटिंग, अपर्चर, ओके। अब मैं जब मैं अपर्चर चेंज कर रहा हूँ तो ये देखिए स्टॉप्स में चेंज हो रहा है। 1.8 के बाद क्या आता है, 2.0, 2.0 के बाद क्या रहता है, 2.2, फिर उसके बाद 2.5, 2.8, ये स्टॉप्स में चेंज हो रहा है। लेकिन 2.5 और 2.2 के बीच के स्टॉप अगर मेरे को यूज करने हैं, उसके बीच के जो स्टॉप होंगे ना, माइल्ड लाइट को भी मुझे कैलकुलेट करके अपने फ्रेम में एडजस्ट करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? तो 1/8 अपर्चर स्टॉप को एनेबल करूंगा, मेनू में जाऊंगा। अब देखिए वो डायरेक्ट 2.0 से 2 पे नहीं जा रहा, वो जो उसके बीच के जो 8 स्टॉप है ना, 3, सॉरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अभी 2.8। अब 2.8 के बाद वो डायरेक्टली 3.5 पे नहीं जाएगा, उसके बीच के जो स्टॉप है ना, 1, ये माइल्ड लाइट को, ये देखिए हल्का 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 वो हो रहा है, डार्क हो रहा है। अब ये डार्क से हम लोग देखो कम करता हूँ, हाँ, मुझे ये 2.0 6.8 यूज करना है और बाकी लाइटिंग आउटसोर्स यूज करना है। तो एपर्चर के बीच के स्टॉप्स कोई भी कैमरा यूटिलाइज नहीं करने देता है, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा, रेड, एलेक्सा, एरी, ये सारे कैमरास। बट अब मिररलेस के अंदर, आर के अंदर, आर सीरीज में आ गए। आप 1/8 अपर्चर ऑन करके, सॉरी 8 अपर्चर ऑन करके, ये देख रहे हैं इसके, अब ये 1.8 मैक्सिमम ओपनिंग है, ये 1.8 पे स्टॉप हो गया। तो ये 1.1/8 स्टॉप इंक्रीमेंट वो आप अलाउ कर सकते हो। वाइट बैलेंस, ओके, न्यूट्रल, इसको स्टैंडर्ड करते हैं, वाइट बैलेंस करेक्शन, ओके। कैनन लॉक सेटिंग, यस, लॉग ऑफ, दिख रहे सब कलर प्रॉपर है, दिख रहे कलर, क्या दिख रहा है, ग्रे, फ्लैट प्रोफाइल, ठीक है, ये फ्लैट प्रोफाइल में शूट हो रहा है। अब ये फ्लैट प्रोफाइल में आप शूट कर लोगे, शूट करने के बाद इसको आप सेपरेटली कलर ग्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग, ये लॉग। अब इसमें व्यू असिस्ट अगर आपको चाहिए तो ऑन कर दो, और एक मिनट, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक, कलर स्पीड, सिनेमा गैनमेट, ओके। तो इसमें आप कलर स्पेस भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखिए व्यू असिस्ट को, और सिनेमा गैमेट है BT2020, जो लेटेस्ट कलर गैमेट है। अभी भी लोग BT709 भी दिया है, लोग ज्यादा करके इसी पे काम करते हैं, 709। लेकिन BT2020 एक कलर पैकेज है, कलर का कॉम्बिनेशन है जो इसमें दिया, और सिनेमा गैमेट भी दिया। तो आप जिस पे रख के कलर स्पेस शूट कर,
जैसे हम फोटो में कैसा था RGB और sRGB, उसी तरह का कलर स्पेस, कलर गैमेट, वो आप यहाँ पे डिसाइड। BT709 जो सालों से चलता है, अपने टीवी पे जो प्रोग्राम आता है ना, वो BT709 का, ओके। और वही अगर आप सिनेमा प्रॉपर फिल्म मेकिंग स्टैंडर्ड में जाते हो, वो आता है 2020, ओके। उसके बाद सिनेमा गैमेट सबसे हाई एंड, टॉप एंड। तो इसमें आप, जो मैं आपको कह रहा था कि पूरा का पूरा ग्रे स्केल में रिकॉर्ड होगा, फिर वो बेडशीट के ऊपर रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, वो आप खुद एक एक कलर को कैरेक्टराइज कर सकते हो। वही अगर मैं लॉक बंद कर दूं तो ये देखिए प्रॉपर, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल लेवल कलर ग्रेडिंग सिस्टम वो आपके कैमरा के अंदर इनबिल्ट है। लेंस एब्रेशन करेक्शन हमने देख लिया, आईएसओ प्री रिकॉर्डिंग सेटिंग, ये जो मैं आपको बोल रहा था, बटन दबाने से 5 सेकंड पहले, तो हम इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको 5 सेकंड चाहिए या 3 सेकंड चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। टाइम लैप्स डिसेबल क्यों है? अच्छा, कनेक्टेड टू वाईफाई HDMI। सेल्फ टाइमर 10 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है, तो बेसिक है। इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें भी है, हाँ, यस, ये इम्पोर्टेंट है। फॉल्स कलर करेक्शन का इंडेक्स, ये रहा इंडेक्स, जो मैं आपको बोल रहा था ना, रेड, येलो, लाइट पिंक, फ्लोरोसेंट, ब्लू और पर्पल। वाइट क्लिपिंग just below white clipping, one stop over 18% gray, 18% gray, just above black clipping and black clipping, ओके। तो इस तरह से ये दिखाई देगा। मेनू बटन दबाते हैं, इसको ऑन करते हैं, कैसा दिख रहा है अभी? ये HDMI कनेक्ट है, इसके लिए नहीं दिखा रहा, नहीं तो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा कैमरा की स्क्रीन के ऊपर। यही सेम फीचर अगर आप देखोगे तो आपको R8 में भी सारे मिलते जुलते ही सेम टू सेम फीचर मिलेंगे। मेन आपका डिफरेंस कहाँ आता है? ये इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन फिजिकल, यहाँ पे डिजिटल, ओके। यहाँ पे सिंगल कार्ड स्लॉट है, वहाँ पे डबल कार्ड स्लॉट। R6 Mark II आपको एक साथ 2 SD कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉल्स कलर करेक्शन आप ऑन करके देखिएगा, पहले इंडेक्स देख लेने का, फिर उसके बाद ऑन ऑफ करके आप सिलेक्शन कर सकते हो। ऑफ, ज़ीब्रा सेटिंग ऑन, दिख रहा है क्या इस पे? नहीं, इस पे भी नहीं दिखेगा। HDMI आउट पे नहीं दिखेगा, ये आपको लाइव स्क्रीन पे ही दिखेगा, बट देखिएगा जरूर आप लोग। शूटिंग इन्फो डिस्प्ले, वही सारी चीजें जो हमने पहले करी थी स्टिल के लिए। और क्विक कंट्रोल, HDMI डिस्प्ले, HDMI रॉ आउटपुट, जो मैंने आपको बताया था, रिकॉर्डर लगा के आप रॉ आउटपुट निकालना है तो उसको एनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाए। टाइम कोड, कैमरा को लगा के लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो ऑफिस वाला नहीं, शादी वाला कैमरा। यहाँ पे बड़ा LED स्क्रीन एंट्रेंस पे, तो अंदर क्या चल रहा है वो पब्लिक बाहर भी देख सके। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और मंदिर के प्रोग्राम्स, उसमें मंदिर के अंदर एक कैमरा लगा रहता है और बाहर के लोगों को वो LED स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है कि अंदर क्या क्या लाइव चल रहा है, तो वो टाइम कोड से होता है। टाइम कोड से कैसा, मतलब आपने HDMI आउट दे दिया, ये आउट आपका जाएगा, उनका एक मिक्सर होता है, वो मिक्सर के अंदर चला जाता है, ओके। और वहां से वो मल्टीपल कैमरा के साथ वो मल्टी कैम का एक सेटअप होता है, तो उसके थ्रू भी आप अपना कैमरा लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो वो काम भी अगर आपको कल को ज्यादा करके वो कंसर्ट होते हैं, बड़े बड़े साइज के वेडिंग्स होते हैं, उनके लिए वो यूजफुल है, जिसमें 1000 आदमी 2000 आदमी आते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में जैसे कि सबसे मैंने बताया वीडियो के अंदर, मूवी सर्वो AF एनेबल करके रखा है हमने, और सब्जेक्ट डिटेक्शन, डिटेक्ट प्रायोरिटी ओनली, डिटेक्ट और प्रायोरिटी दोनों दिए, और यहाँ पे सिर्फ डिटेक्ट दिया, प्रायोरिटी नहीं दे सकते आप, तो हम इसको डिटेक्ट और प्रायोरिटी दोनों पे रखेंगे।
AF एरिया, यस, ये आपका कैमरा का ऑटो फोकसिंग पॉइंट सिस्टम। स्पॉट AF, कोई पर्टिकुलर स्पॉट पे फोकस करना है तो हम स्पॉट। वन सिंगल पॉइंट AF, ये भी आपका क्रॉस टाइप काम करता है, जहां पे आपने सेंटर में रखा है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों काम करेगा ऑटो फोकसिंग के लिए। हाँ, सिंगल पॉइंट विद एक्सपांडेबल एरिया AF, फोकस असिस्ट, मैंने फोकस पॉइंट सेंटर है, उसके अगल बगल वाले फोकस पॉइंट भी उसे असिस्ट करेंगे, जहां जहां वो जा रहा है वहां पे वो असिस्टेंस मिलता रहेगा उसको। फोकस एरिया अराउंड, थोड़ा सा कवरेज ज्यादा है असिस्ट के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है जोन, वो करके ये देखिए, जोन, सेंटर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये देखिए। और ये फ्रेम का आप उसको ड्रैग करके कहीं पे भी मूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये सोफा मुझे पूरा कवर चाहिए फ्रेम के अंदर, ये मैंने कर दिया। अभी वीडियो मोड पे है, वो स्टिल पे जाऊंगा तो आप कर सकते हो, ओके। और लास्ट में है ट्रैकिंग, आ गया ट्रैकिंग, आई डिटेक्शन, ओके। कैमरा कहीं पे भी मूव करूँ, ओके, आई डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन। अगर वो इस तरफ नहीं देख रहे तो हम कैमरा कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, हाँ देखिए, अभी अभी भी आईज उसको लग रहा है, दिख रहा है, अभी ये फेस, ठीक है। तो ये आपका होल एरिया, या फिर आप इसको सिंगल ऑटो फोकस। सब्जेक्ट टू डिटेक्ट, यस, ऑटो, तो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा सामने क्या है, पीपल है, एनिमल है, व्हीकल है, तो खुद कर ले। आपको स्पेसिफिक ये करके देना है, तो पीपल, एनिमल, व्हीकल और नन, तो हमने पीपल पे सेट किया है। आई डिटेक्शन ऑटो या फिर राइट लेफ्ट। सब्जेक्ट ट्रैकिंग, इनिशियल प्रायोरिटी और स्विच सब्जेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग शूट करते हैं, सब्जेक्ट के सामने से कोई ना कोई गुजर जाता है, और फोकस क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट पे से छोड़ के वो जो बंदा गुजर गया उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बहुत बार होता है ऐसा। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत कंपनीज ने क्या बोला है कि आप उसको टैप करके रखिए। टैप करके रखिए मतलब आपको कितनी बार आप टैप करो, अगर आपको एंगल लेना है तो वो उंगली वहां से हटाना ही पड़ेगा ना देखने के लिए। तो उससे अच्छा कैमरा कंपनी कैनन ने क्या किया कि ऑन सब्जेक्ट पे वन पे तो है ही, अगर वही आपका सब्जेक्ट स्विच हो रहा है तो आप उसको स्विच सब्जेक्ट वाले मोड पे डाल के दो। अगर कोई बीच में से गुजर भी जाता है तो वापस से फोकस वो वाले सब्जेक्ट पे लेगा ही नहीं, वो फोकस वहीं पे स्टक रहेगा। और अगर इनकेस चला भी गया तो वो बहुत ही मिली सेकेंड के अंदर वापस से वो वहीं पे अपने सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। और इनिशियल, ये देखिए इसका थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रैकिंग स्विच टू अदर सब्जेक्ट एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट, ओके ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर में, इनिशियल प्रायोरिटी भी है। इनिशियल प्रायोरिटी में अगर आपको फोकस चेंज करना पड़ता है क्या, अगर कभी कभी कुछ ऐसा शॉट होता है ना कि फीमेल खड़े हैं, उनके बगल से कोई बंदा जाता है, प्री वेडिंग के जो वीडियो क्रिएट करने के टाइम पे फोकस वहां से फ्रंट एंड में शिफ्ट होना चाहिए, तो आप वो इनिशियल प्रायोरिटी, अदरवाइज स्विच सब्जेक्ट में रखोगे तो जिस पे आपने देखे रखा है फोकस, वो फोकस वहीं पे शिफ्ट स्टक रहेगा, शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और फोकस मोड ऑटो फोकस रखा है हमने। फोकस सर्वो की स्पीड डिटेक्ट नहीं चाहिए, ड्रेंस ड्राइव, हाँ, टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस सेटिंग, यस, इसको हम एनेबल करते हैं। जब डीएसएलआर कैमरा थे तो हम यहाँ से देखते थे, ये बटन दबाते थे और फोकस पॉइंट को शिफ्ट करते थे, ठीक है, ये बटन से। लेकिन अब तो फोकस पॉइंट इसमें है तो, लेकिन डिजिटल है, अंदर पॉइंट दिखाई नहीं देते ना डीएसएलआर कैमरा की तरह। दिखते हैं, आप लोग के पास है डीएसएलआर, देखा सर के पास है कैमरा, उसमें अगर आप देखोगे ना व्यू फाइंडर में आपको अंदर डॉट्स दिखाई देते हैं रेड कलर के, तो वो रेड कलर के यहाँ पे तो दिखते नहीं। तो फोकस कैसे हम शिफ्ट करें, तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस। आप व्यू फाइंडर से देखते देखते अपने फोकस पे सब्जेक्ट फोकस शिफ्ट कर सकते हो, अभी व्यू फाइंडर नहीं चलेगा। करना क्या है, आपको व्यू फाइंडर के अंदर देखना है और आपका जो थंब है
वो सिर्फ अपने स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करना है। जहाँ पे आपको फोकस चाहिए सिर्फ वहाँ पे लेके जाके छोड़ दीजिए और शटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो इसको कहते हैं टच और ड्रैग। आप अपने फोकस पॉइंट को जहाँ पे ड्रैग करना है वहाँ पे ड्रैग करके फोकस कर सकते हो। ये भी हम लोग करके देखेंगे। स्क्रीन कनेक्ट होने की वजह से नहीं दिखा पा रहा। फोकस स्पीकिंग एंड फोकस गाइड। ओके, इसको देख लेते हैं। फोकस स्पीकिंग, ये मैनुअल फोकस पे ज्यादा करके काम करता है। ये स्क्रीन लगाने की वजह से सॉरी, फोकस गाइड के चल रहा है क्या? हम्म, देखिए बॉक्स सेंटर में जैसे जैसे मैं फोकस कर रहा हूँ ये नीडल्स आपस में मिल रहे हैं। मिलते ही उसने देखिए नियर बाय अबाउट में क्या किया, फोकस डिटेक्ट किया और जैसे ही सब्जेक्ट फोकस हो जाएगा वो व्हाइट बॉक्स ग्रीन हो गया। मतलब मैनुअल फोकस करने के बाद भी कैमरा आपको बता रहा है कि आपके कैमरा का फोकस एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, वापस मैंने छोड़ दिया, देखिए वो डिफोकस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इनके ऊपर डिटेक्ट किया, फोकस करते गया, व्हाइट स्क्वायर ग्रीन हो गया, फोकस अचीव हो गया। वही वापस मैंने डिफोकस, ठीक है। तो मैनुअल फोकस में पहले के टाइम में क्या होता था, कितना भी अच्छा मैनुअल फोकस कर लो, थोड़ा सा माइल्ड आउट रह ही जाता था। और वो कब पता चलता था, जब हम शूट खत्म करके घर जाते थे, बड़े स्क्रीन पे देखते थे, तब पता चलता। लेकिन अब मैनुअल फोकस पे होने के बावजूद भी मेरा कैमरा मुझे गाइड कर रहा है कि सर आप अभी भी फोकस में नहीं हो, थोड़ा और रिंग को मूव करिए। जैसे जैसे आप रिंग को, व्हाइट से ग्रीन हो गया, जैसे ऑटो फोकस में होता है ना, व्हाइट से ग्रीन हो जाता है बॉक्स, वैसे ही मैनुअल में भी व्हाइट से ग्रीन हो गया, फोकस करेक्ट है। ठीक है, तो ये फोकस पिकिंग जो है ये केबल निकालने के बाद देखें। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक रेड कलर का शैडो दिखाई देता है, उससे पता चलता है कि आपके सब्जेक्ट पे फोकस कहाँ कहाँ है। टी शर्ट पे भी हो सकता है, फेस, हेयर और शोल्डर वगैरह सब जगह पे। वो करके देखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक शटर, फुल टाइमर, ओके 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 ओके, रिंग फोकस सिलेक्शन, ठीक है। ओके, इमेज प्रोटेक्ट, इरेज, ठीक है, प्रिंट ऑर्डर, हाँ। रॉ को, इमेज को कैमरा में ही प्रोसेस करना है तो रॉ प्रोसेसिंग और डीपी रॉ दोनों ही आपको ऑप्शन अब कैमरा के अंदर ही मिल गए। पहले नहीं था, ये दोनों चीज हमें कंप्यूटर में करनी पड़ती थी, अब नहीं। क्रिएटिव असिस्ट, डीपी रॉ प्रोसेसिंग, क्लाउड इमेज, ओके, रीसाइजिंग, क्रॉपिंग। और जो मैं आपको बोल रहा था, HEIF को JPEG में कन्वर्ट करना है, तो अब आप इनबिल्ट कैमरा में कर सकते हो। स्लाइड शो, ठीक है, व्यू ऑफ लिस्ट सीन, मैग्निफिकेशन, जंप, ठीक है, प्लेबैक, हाँ। वाईफाई कम्युनिकेशन, कनेक्ट टू स्मार्टफोन, कनेक्ट टू अ वायरलेस रिमोट, कनेक्ट टू यूएस यूटिलिटी एंड अपलोड टू इमेज डॉट कैनन। इमेज डॉट कैनन एक कैनन का क्लाउड स्पेस है जिसमें आपको 20 GB का स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें जो भी आप फोटोज वीडियोस अपलोड करोगे 30 दिन तक वो सेम रेजोल्यूशन में रहेंगे। 30 दिन के बाद उसका रेजोल्यूशन घटा देगा कैनन। ठीक है, तो आपको अगर इन केस कभी ट्रैवल में कहीं इमेजेस लेके नहीं जाने, बट यहाँ पे स्टोर करके रख देने, वहाँ पे जाके एक्सेस करने, तो आप ये इमेज डॉट कैनन के वेबसाइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। तो 20 GB का आपको स्पेस मिल जाएगा, आगे जाके बढ़ेगा बट अभी फिलहाल 20 GB दिया हुआ। ओके, इमेज ट्रांसफर टू FCP सर्वर वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए वाईफाई ब्लूटूथ दोनों दिया गया है, और सॉरी, हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूआर, यस, ये चीज आपको ना रेगुलरली चेक करनी पड़ती है। फर्मवेयर, मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, आता है तो क्या होता है, मोबाइल फास्ट होता है? नहीं ना, क्या होता है, अपडेट तो आता ही, आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हो, अपडेट तो आता ही है।
हर 2-4-6 महीने में एक बार तो आता है। क्या होता है उससे? न्यू फीचर ऐड ऑन होते हैं और एडिशनल बस कुछ तो होता होगा और ठीक है, न्यू फीचर ऐड ऑन होते हैं, करेक्ट है, परफेक्ट है। और न्यू फीचर ऐड ऑन के साथ-साथ अगर आपके कैमरा में या फ़ोन में कोई एक्जिस्टिंग फीचर से कोई बग क्रिएट होता है, कोई इश्यू या फिर कुछ रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा है कोई चीज़, उसका सॉल्यूशन कंपनी वर्कआउट करके उस फर्मवेयर के अंदर नए वाले में प्रोवाइड करती है। 1-2 नए फीचर तो डालती ही डालती है। चलो आज आपको ये चीज़ नहीं हो रहा था, अभी R5 में नया फर्मवेयर आया है, आप 400 मेगापिक्सल पे फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन वो फर्मवेयर आने के बाद आपका कैमरा 400 मेगापिक्सल पे फ़ोटोग्राफ क्लिक करता है और लगभग उसका 200 एमबी का फ़ोटो बनता है। लेकिन वो नया अपडेट है फॉर लैंडस्केप सीनरीज़ वगैरह फैशन शूट के लिए। तो उसी तरह से हर कंपनी अपने-अपने कैमरा के अंदर एक फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन देती है। तो जभी भी कंपनीज़ का आपको वेबसाइट सब्सक्राइब करके रखना पड़ता है, जभी भी उनका आपके पास जैसे कि R6 Mark II है, आप R6 Mark II का चेक करिए, कोई नया फर्मवेयर मिलेगा जैसे कि अभी 1.1.2 है, अब ये शायद 1.1.3 हो जाए या फिर 1.2.3 हो जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी नए-नए फीचर्स ऐड ऑन होते जाएँगे, वो कंपनी इसकी यहाँ पे आपको लिस्टेड करती जाएगी और ये सॉफ्टवेयर अपडेट अभी पहले क्या होता था हमें कंपनी में लेके जाके अपडेट कराना पड़ता था। लेकिन अभी अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से ही आप अपना कैमरा अपडेट कर सकते हो। कैमरा का जो एप्लीकेशन था ना हमने जो अभी बात करी वाई-फाई वाला, वो वाई-फाई वाले एप्लीकेशन से कनेक्ट करके आप अपना कैमरा अपडेट कर दो। तो जितने भी नए फीचर और पुरानों में जो खामियाँ थी, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है? तो इसी तरह से R8 का भी फीचर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है और सिंगल कार्ड स्लॉट है और बैटरी इसका बड़ा है दैट इज़ 5D वाला और इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है? बाकी अगर अभी कैमराज़ अवेलेबल हैं, आप लोग फिर से एक बार कैमरा हाथ में लीजिए, जितने फीचर अभी देखें, उनको खुद हैंड्स ऑन ट्राई करिए। टाइम है अपने पास, जगह भी है। आप 1-1, 2-2 जन का ग्रुप बना के एक-एक कैमरा ले लीजिए। अगर आपको आपका कार्ड भी डालना है, तो भी कार्ड डालिए, उसका फ़ोटो का रेज़ोल्यूशन चेक करना है या आपके घर पे दिखाना है या आपको कुछ उसमें टेस्ट करना है, तो वो भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि कार्ड नहीं डालना, कार्ड भी डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको पूरी तरह से यूज़ करके उसके बारे में कुछ डाउट है, तो प्लीज़ पूछिए। और कोई डाउट है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, ओके? तो प्लीज़ एंड थैंक यू।